गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसका फोल्डिंग का प्रैक्टिकल करने इकट्ठा हुए ना। इसका फोल्डिंग इसको हम 3-4 पार्ट में हम करेंगे। एक तो पहले हम अभी जो एक तरह से इसको टूल बॉक्स कह लीजिए या ट्रेनिंग कह लीजिए या ब्रीफिंग कह लीजिए जो आपने पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन कह लीजिए, रिवीजन करेंगे कि इसका फोल्डिंग होती क्या है जनरल, यानी हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे। जो आमतौर पे जो वर्केबल इसके फोल्डिंग्स होती हैं, कुछ डेमो यहाँ पर रखा हुआ है दिखाने के लिए ताकि आपको इसका आइडिया भी लग जाए। तो इन सब चीज़ के साथ हम लोग करेंगे। एक पार्ट तो ये होगा। दूसरा कुछ पेपर वर्क है ना, इसको भी देखेंगे कैसे किया जाएगा। और तीसरा ये प्रैक्टिकल, ये जो स्कैफोल्डिंग आपको दिख रही है इसको हम डिसमेंटल करेंगे। हम यहाँ पे 2 टीम बनाएंगे। तो एक टीम उस स्कैफोल्डिंग को, एक टाइम इस स्कैफोल्डिंग को डिमोलिश करेगी यानी डिसमेंटल करेगी और फिर बाद में इरेक्ट भी करेगी। तो जो टीम इरेक्ट करेगी वो दूसरी वाले स्कैफोल्डिंग को इंस्पेक्ट भी करेगी। ये आपके पास है ना इंस्पेक्शन पेपर, हाँ स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन के, तो दोनों चीज़ करेगी। ठीक, ये 2-3 पार्ट में हम इसको करेंगे। ठीक, सबसे पहले तो आते हैं कि स्कैफोल्डिंग कहते किसको हम लोग पढ़ा है आप लोग स्कैफोल्डिंग। व्हाट इज स्कैफोल्डिंग? स्कैफोल्डिंग इज अ टेम्पररी वर्किंग प्लेटफॉर्म, या ठीक, यूज टू कैरी सम लोड, है ना, लाइव लोड या डेड लोड सब मिलाकर काम। टेम्पररी मतलब 1 घंटे के लिए भी आप उसको इरेक्ट कर सकते हैं, 1 हफ्ता, 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने के लिए भी कर सकते हैं। स्कैफोल्डिंग बहुत सारी इस्तेमाल है, बहुत सारी यूज़ है। आप ये देख भी रहे होंगे, ये भी स्कैफोल्डिंग है, ये भी स्कैफोल्डिंग है, ये भी स्कैफोल्डिंग है, ये भी स्कैफोल्डिंग। डिफरेंट काइंड ऑफ स्कैफोल्डिंग है, यानी स्कैफोल्डिंग से आप बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। जब आप कंस्ट्रक्शन साइट में रहते हैं तो उसे रूम भी बनाते हैं, रेस्ट एरिया बनाते हैं, है ना, पूरा बिल्डिंग बनाते हैं, उसके ऊपर टंकी रखने के पानी के लिए वो भी बनाते हैं। यानी जैसे जैसे आप, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि आप जैसे चाहें उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर डिसमेंटल करके वापस लेके चले जाइए कहीं और। यही इसका फ़ायदा है कि इसमें कुछ खर्चा ऐसा नहीं है, एक बार इन्वेस्टमेंट होता है और चीज़ बेसिक ले लेते हैं आप, उसके बाद बनाते बिगाड़ते रहते हैं। इसीलिए स्कैफोल्डिंग बहुत तेज़ी से, अच्छा स्कैफोल्डिंग का मतलब ये खाली जो मेटल देखना है मेटल वाली नहीं, स्कैफोल्डिंग कोई भी हो सकती है, किसी भी, किसी टिम्बर की भी हो सकती है, वुडन बीम की, बैम्बो की भी हो सकती है, सब स्कैफोल्डिंग हो सकती है किसी भी। लेकिन चाहे ये हो चाहे वो बैम्बू वाली हो, कोई भी हो, सबका अपना एक क्राइटेरिया है, लीगल स्टैंडर्ड है, उसको फुलफिल करना चाहिए। अगर लीगल स्टैंडर्ड फुलफिल ये नहीं होगा तो ये भी बेकार है ना। लीगल स्टैंडर्ड अगर बैम्बू वाली नहीं तो भी बेकार है। तो अब स्कैफोल्डिंग का बेसिक डेफिनेशन क्या है? एनी टेम्पररी वर्किंग प्लेटफॉर्म। ठीक, यहाँ पे ये नहीं कि मेटल का होगा, पाइप का होगा, स्टील का होगा, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। एनी टेम्पररी वर्किंग प्लेटफॉर्म यूज टू कैरी आउट सम लोड विच में भी लाइव लोड और डेड लोड। ठीक है ना, यही उसका काम है। एक चीज़। दूसरा, स्कैफोल्डिंग में जो है ना, आप जब बनाते तो कुछ चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है। एक तो स्टैंडर्ड्स हैं, ओशा के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, नहीं हर कंट्री में अपने स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। तो जिस कंट्री में भी आप हैं वहाँ का स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ने हैं। यहाँ से आप पढ़ने के बाद हो सकता है कुछ लोग इंडिया में काम करें तो इंडिया के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं। आप हो सकता है गल्फ जाएँ तो गल्फ में भी दुनिया अलग अलग कंट्रीज़ हैं, तो जिस कंट्री में जाएंगे वहाँ का लीगल कोड स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, उसके हिसाब से रेट करेंगे। ये नहीं कि हमने यहाँ पढ़ा था तो ये हर जगह एप्लीकेबल है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं। यानी कि हमने तो वहाँ पढ़ा था तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ये यहाँ ओशा नहीं, बिल्कुल अमेरिका स्टैंडर्ड अलग है, यूरोपियन स्टैंडर्ड अलग है, इंडियन स्टैंडर्ड अलग हो सकता है, सबका अलग हो सकता है। मेजर डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं मतलब। अच्छा, अब उसके बाद स्कैफोल्डिंग के बहुत सारी चीज़ देखना नहीं, ये टाइप्स ऑफ स्कैफोल्डिंग है। ये क्या है? ये भी स्कैफोल्डिंग, इसमें एक्सेस भी बना हुआ है, प्लेटफॉर्म भी बना हुआ है, ये सब डेमो के लिए है। फिर यहाँ पे एक एक्सटेंड किया हुआ प्लेटफॉर्म, साथ में ये भी लगा रखा है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें सीढ़ी लगी हुई है ना, किसी में कुछ लगा हुआ है, ये इसमें कुछ भी नहीं है, सीधे लेडर बना हुआ है, ऊपर एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, इसमें आप लाइट लगा सकते हैं, टावर हाउस बना सकते हैं, लाइट टावर। रात में ज़रूरत पड़ी हाइट पे ले गए बना दिया, इससे और ऊँचा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। लेकिन बेसिक जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो करना है। जैसे उसमें प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए,
अगर जाना है ऊपर, एक्सेस मतलब सिक्योर भी होना चाहिए प्रॉपर, यानी आदमी जब चढ़े तो उसमें उसको डर ना हो। ठीक, जब आप प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएं तो डर ना हो कि गिर जाएं तो उधर, तो यानी पूरा गार्ड होना चाहिए, है ना। उसमें गार्डल में ये 2-3 लेयर की हो सकती है, पूरी कंप्लीट क्लोज भी हो सकती है। ठीक, इसके अलावा स्टेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि इसका फोल्डिंग बनी और हवा चली तो गिर पड़े, तो आपको वो सेफ्टी रेशो भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा जो प्लैंक्स हैं या जो कुछ भी है, ये सब एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड से, यानी मिक्स कंपोनेंट नहीं होने चाहिए कि ये एक कंपनी का है, ये दूसरी कंपनी का है, तीसरी कंपनी का। और अगर ऐसा है भी, अगर किसी कंपनी में बहुत अलग अलग स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट्स मिले, तो जो वहाँ का स्कैफोल्डिंग इंजीनियर है, जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन है, वो वेरीफाई करेगा कि हाँ इसको आप इससे मिक्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपने देखा कि हाँ इसमें ये लगा दो, उसमें जहाँ पे ज़रूरत पड़ी वहाँ से उठा के लगा दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं। उसके बहुत सारे रीज़न है। अब ये मेटल, इसकी स्ट्रेंथ हो सकता है डिफरेंट हो, भले देखने में जैसे लग रहा है, लेकिन हो सकता है ये दूसरी कंपनी का बना, उसमें मिक्सचर जो इसका अंदर मटेरियल का है वो डिफरेंट हो, तो इसकी स्ट्रेंथ डिफरेंट हो, इसकी स्ट्रेंथ डिफरेंट हो। देखने में आपको एक जैसे लग रहा है, तो बिल्कुल जरूरी नहीं कि देखने में एक जैसे लग रहा है तो एक ही स्टैंडर्ड है, क्या एक ही लोड कैपेसिटी भी हो। ठीक, और स्टेबिलिटी होगी, प्रॉपर एक्सेस होना चाहिए, बता दिया हमने। स्कैफोल्डिंग कितने तरह की होती है? दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक उनके लोड बेरिंग कैपेसिटी के हिसाब से और एक उनके डिज़ाइन के हिसाब से। ठीक है ना, डिज़ाइन के हिसाब से कितने तरह की स्कैफोल्डिंग हो सकती है? 3 कि 4 कि 5? सोच लीजिए। अच्छा बताइए कौन कौन सी? फ्रेम स्कैफोल्ड, मॉड्यूलर स्कैफोल्ड और ट्यूब एंड क्लैम्प एंड रोलिंग स्कैफोल्ड। रोलिंग स्कैफोल्डिंग, अच्छा, और जी सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग, और बहुत सारी दुनिया भरी कैटेगरी आपने बता दी ना। देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है स्कैफोल्डिंग के बारे में, क्या लिखा है? देखिए वहाँ पर स्कैफोल्डिंग के बारे में लिखा हुआ है कुछ। कैटेगरी 1 बेस्ड ऑन लोड, कैटेगरी 2 बेस्ड ऑन डिज़ाइन। डिज़ाइन में कितने बनाए हुए हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6, है ना। पहला क्या है? फ्रेम स्कैफोल्डिंग क्या होता है? वहाँ बनी हुई है 2 फ्रेम होते हैं, यानी एक फ्रेम है और एक उसके ब्रेस है, उसके हिसाब से आप दोनों को लगाते हो, फिक्स कर देते हैं। अभी हम जब बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा मॉड्यूल स्कैफोल्डिंग, ये दिख रही है आपको, इसमें मॉड्यूल बने होते हैं। और तीसरा ये ट्यूब है ना, इसमें कुछ नहीं है, ये ट्यूब है और ये क्लैम्प है ना। ये अलग अलग साइज़ के आपके ट्यूब्स हैं, अलग अलग टाइप के क्लैम्प्स हैं। तो जैसे रिक्वायरमेंट है उसको घुमाते चले गए, बढ़ाते चले गए, आगे का पीछे करते चले गए, उसी तरह से स्कैफोल्डिंग आपकी बन जाएगी। ठीक, चौथी क्या बताइए इसके अंदर? रोलिंग कहाँ लिखा है इसके अंदर भाई? आप ऊपर पढ़ रहे हैं कि नीचे पढ़ रहे हैं? है ना, ये तो एग्जाम्पल कैटेगरी दी हुई है, ऊपर दिया हुआ कैटेगरीज। फ्रेम स्कैफोल्डिंग बताया आपने अभी, इसमें एक फ्रेम है जिसमें एक्सेस वगैरह बना रहता है, और 2 फ्रेम को जोड़ने के लिए बीच में जो ब्रेस होता है आपस में कनेक्ट करने के लिए, वो उन दोनों को जोड़ते चले जाते हैं, स्कैफोल्डिंग बन जाती है। दूसरी आपने मॉड्यूल, ये मॉड्यूल जैसे ये है, ये एक मॉड्यूल है, ये दूसरा मॉड्यूल है, इन दोनों को जोड़ के बनाते हैं हम। ठीक, इसमें क्या है? ये कप है, ये कप है, ठीक है, ये इसका लॉक है, ये भी लॉक है। ठीक, आप इन दोनों के बीच में इसके इस हिस्से को, ये जो दिख रहा है ये वाला हिस्सा, इसको फंसा देते हैं और ऐसे ही फंसाते हुए चले जाते हैं। तो एक मॉड्यूल ये है, दूसरा ये है, दोनों को आप जोड़ते चले जाइए, छोटा बड़ा ऊंचा जैसा चाहे बना सकते हैं। क्योंकि इसमें ये फिक्स है, इसमें कुछ चेंज नहीं करते, हर 50 सेंटीमीटर पे ये नोड्स होते हैं, सो क्या बोलते हैं? नोड, है ना। तो इस नोड, ये 50 सेंटीमीटर, इसको देख के आप पहचान सकते हैं कि कितने मीटर हाइट पे भी है, ये भी इससे फ़ायदा मिलता है ना। ये 50 सेंटीमीटर मिलाकर पूरा 1 मीटर का ये भी है। तो ये मॉड्यूलर स्कैफोल्डिंग हो गई।
ये ट्यूब है, पाइप कह लीजिए, ठीक, पाइप है और ये क्लैंप है। इसको जोड़ते जाइए, ऐसे लगाइए वैसे लगाइए, जैसे चाहे आप लगा सकते हैं। इन तीनों में सबसे आसान जो है ये फ्रेम स्कैफोल्डिंग है। मॉडल भी बड़ा आसान होती है, वैसे मुश्किल ये भी नहीं है इसके लिए, लेकिन ज़्यादा कॉम्पिटेंसी ट्रेनिंग चाहिए, पूरी ड्राइंग चाहिए, ये हर आदमी नहीं बना पाता है ना। इसको बनाने के लिए इसीलिए आमतौर पे आप जब साइट्स पे जाते हैं कंस्ट्रक्शन में, तो आपको ये नज़र आती है, वो नज़र आती है ना। वो कम नज़र आती है क्योंकि वो थोड़ी सी महंगी होती है, पूरा फ्रेम बनाया जाता तो ज़ाहिर है उसके खर्चे बढ़ जाते हैं, तो कंपनी उसको महंगा बेचती है, तो हर आदमी जल्दी खरीदता भी नहीं है। वो सिर्फ लाइट ड्यूटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, हालांकि वो हैवी ड्यूटीज़ की भी आती है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाते चले जाइए तो बहुत मजबूत भी हो जाता है, उसके मटेरियल घटाते जाइए, हल्का बनाते जाइए, वो हल्की भी हो जाएगी। तो आमतौर पर हल्की बनती है, और टेम्परेरी वर्क्स के लिए, खासकर प्लास्टर है छोटा मोटा, उसके लिए बनाना आसान रहता है। क्योंकि बनाना बहुत आसान रहता है इसलिए उसको प्रीफर करते हैं। लेकिन जहाँ लोड बेयरिंग थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है ना, फॉर्म वर्क की जहाँ ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पर आमतौर पे हम ये मॉड्यूलर स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। इसके अलावा वहाँ पे क्या लिखा हुआ, मैकेनिकल स्कैफोल्डिंग। ये 3 स्कैफोल्डिंग ही होगी डिज़ाइन के हिसाब से। एक मैकेनिकल स्कैफोल्डिंग जैसे आपकी वो क्या बोलते हैं, चेरी पिकर है, मैन लिफ्ट है ना, ये सब जितनी भी है मैकेनिकल, किसी न किसी पावर से जुड़ी हुई है, हाइड्रोलिक से जुड़ी हुई है, वो अपने सिस्टम के हिसाब से काम करती है। तो वो भी एक स्कैफोल्डिंग, क्योंकि टेम्परेरी वो काम किया, ख़त्म करके चलेगा। नेचर क्या है, टेम्परेरी, परमानेंट नहीं कि फिक्स हो गया हमेशा के लिए। तो अपना आए लेके वहाँ पे काम किया, इधर उधर घूमे फिरे जहाँ से जहाँ, फिर चले गए। तो एक ये हो गई। फिर एक हैंगिंग स्कैफोल्डिंग, या जो आप ऊपर से मान लिया सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग कह लीजिए आप। हाई राइज बिल्डिंग में वो मल्टीपल यूज़ में आती है। आप टॉप लेवल पे जो रूफ है उस पर आपने उसको फिक्स कर दिया, जो भी इसके टेक्निकल लोग होते हैं वो आते हैं, फिक्स करते हैं, उसका एक काउंटर वेट लगाते हैं, वायर रूप से उसको बकेट को हैंड करते हैं, उस पर जाकर आप ऊपर नीचे, उसके अंदर मोटर लगी होती है, और आप नीचे जाइए ऊपर जाइए, जैसे भी आप जाकर ऊपर नीचे सफाई करने का काम है, ग्लास का काम है, बहुत सारे काम उसके होते हैं। तो उसमें ऑपरेटर जो होता है वो कमिटेड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी जाएगा, वो जिसकी ट्रेनिंग होती है प्रॉपर वही जा सकता है। फिर ये कि वो जो बकेट होती है उसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है, साइज़ होता है, तो उसके हिसाब से उसको मतलब डिज़ाइन जैसे आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप उसको डिज़ाइन करवाते हैं, और उसका थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन होता है। बिना सर्टिफिकेशन को उसको नहीं चला सकते। उसमें कुछ भी ऑल्ट्रेशन हो, कुछ भी मॉडिफिकेशन हो, तो सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाएगा। किसी कंट्री में वो 6 महीने के लिए उसका सर्टिफिकेट होता है, किसी में 3 महीने के लिए भी होता है, किसी में 4 महीने के भी होता है। तो अगर जैसे भी रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो अगर 6 महीने के लिए भी है और आपने उसको देखा कुछ बड़ा करना है, छोटा करना है, कुछ में चेंज किया आपने, तो वो एक्सपायर वो उसी वक्त हो जाएगा, वो 6 महीने तक नहीं चलेगा कोई भी मॉडिफिकेशन। तो ये उसकी रिक्वायरमेंट है। वो ऑपरेटर कम्पिटेंट होना चाहिए प्लस सर्टिफाइड होना चाहिए, ठीक। उसके अलावा उसके अंदर जो आदमी जो ऑपरेट करता है वो अलग से पूरी हार्नेस पहनता है, और उसकी जो लाइफलाइन है वो ऊपर जाती है। अगर 2 आदमी काम कर रहे हैं तो दोनों अलग अलग लाइफलाइन से ऊपर से कनेक्ट होंगे, यानी बाई चांस अगर उसका फोल्ड कोलैप्स हो जाए तो वो लोग हवा में रहें, उसके साथ वो ना गिरे, ठीक। ये कौन सी है, हैंगिंग स्कैफोल्डिंग या सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग। या इसके अलावा और कोई डिज़ाइन आपको ज़रूरत पड़े, वर्क मतलब टेलर्ड स्कैफोल्डिंग कह लीजिए उसको, कि हमको ये इसकी ज़रूरत है, उसके लिए स्कैफोल्डिंग बनाना है, ब्रिज बनाना है, कुछ और बनाना है, तो उसके लिए जो स्कैफोल्डिंग इंजीनियर है या मैकेनिकल इंजीनियर है, जो भी कॉम्पिटेंट पर्सन है, वो डिज़ाइन करता है। उसका ताल्लुक आप लोगों से नहीं है। हम लोग यहाँ पे बेसिक स्कैफोल्डिंग्स को जानते हैं, और ये भी हम लोग सिर्फ पढ़ रहे हैं जानने के लिए। हम स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर नहीं बन रहे हैं, हमारे पास ऑथराइजेशन नहीं है कि हम स्कैफोल्डिंग, अरे हमने तो कोर्स किया है छोटा सा, ये अवेयरनेस है, इट इज़ नॉट फॉर जॉब। ये हमने तो 2 दिन का कोर्स किया हुआ है, अल्लाह ये हम साइन कर देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ये अवेयरनेस कोर्स है बस, ठीक। तो ये आपने 3 स्कैफोल्डिंग 3, 4, 5 तरह की पढ़ ली। ये क्या है, कैटेगरी 2। दूसरी कैटेगरी क्या थी, बेस्ड ऑन लोड। तो लोड के हिसाब से कितनी तरह की स्कैफोल्डिंग होती है, 4 तरह की। कौन कौन सी, लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी, हैवी ड्यूटी और स्पेशल ड्यूटी, ठीक। लाइट ड्यूटी आमतौर पे मान लिया ये स्कैफोल्डिंग का जो प्लेटफॉर्म है पूरा, ये 1-1 फुट से अगर हम इसको
डिवाइड कर दें सेक्शन ऐसे करके। अब मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 1 फुट 1 फुट और 1 फुट 1 फुट 1 स्क्वायर फुट हो गया। ठीक, इस तरह से यहाँ पे ये 12 स्क्वायर फुट। अब अगर इसका फोल्डिंग 1 स्क्वायर फुट पे 12 से 12.5 kg का वजन ले सकती है एक, तो ये हमारा लाइट ड्यूटी है। अब यहाँ पर कितना है 12.5 इंटू 12 कितना होता है 12 144 के आसपास, ठीक है ना, 150 के आसपास का वजन। ये पूरा यूनिफॉर्म, ये नहीं कि एक जगह पर रख दीजिए, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर ये है, अगर कैपेसिटी इतनी है तो वो कौन सी इसका फोल्डिंग है, लाइट ड्यूटी। इसी एरिया में इसको और मजबूत बना दीजिए अच्छे प्लैंकिंग सपोर्ट से नीचे से, तो ये कौन सी फोल्डिंग बन जाएगी, यानी मीडियम। कितनी कैपेसिटी होगी पर स्क्वायर फुट, 25 24 पाउंड। देखिए हाँ, ये भी आप कन्फ्यूजन है, क्योंकि हम लोग ये पढ़ते हैं तो पाउंड्स पढ़ते हैं, तो वो पाउंड्स का मतलब 1 पाउंड कितने बराबर होता है, करीब 4500 ग्राम के, 45 ग्राम के, 450 ग्राम। तो ये ध्यान रखिएगा कि आप केजी में बात करेंगे तो केजी में बात करिए। यहाँ पे 12.5 बोला गया है तो यहाँ पे 50 पाउंड नहीं करिए, केजी में करिए या फिर पाउंड में करिए, कंफर्म करिए कि कन्फ्यूजन ना हो कि यहाँ पे तो 12 था यहाँ पे 50 कैसे हो गया। तो 12-12.5 kg पर स्क्वायर फीट फॉर लाइट ड्यूटी, 24 to 25 kg पर स्क्वायर फीट फॉर मीडियम ड्यूटी और 37 kg पर स्क्वायर फीट फॉर हैवी ड्यूटी। अब हैवी ड्यूटी कैसे होगी लाइट ड्यूटी, स्कैफोल्डिंग मानी हुई यही है, ये लाइट ड्यूटी है। अब इसके अंदर आप एक लेग यहाँ एक लेग यहाँ है पोस्ट, आप यहाँ पे बढ़ा दीजिए एक पोस्ट, स्टैंडर्ड बढ़ा दीजिए आप, है ना, बीच में बढ़ा दीजिए, इधर 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 और बीच में एक बना देंगे तो ये सपोर्ट ज़्यादा ले लेगा, ज़्यादा वजन ले लेगा, तो उसकी लोडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। उसमें और 2 की जगह आप 3 लगा दीजिए और लगा दीजिए ज़रूरत के हिसाब से, तो वो हैवी ड्यूटी हो जाएगा, है ना। तो स्कैफोल्डिंग यही है, लेकिन आपने इसको सपोर्ट बेरिंग कैपेसिटी बढ़ा दी, वो उसका लोड बढ़ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा स्पेशल ड्यूटी, अब आपको नहीं मालूम कितना, आपको ब्रिज बनाना है तो आप स्कैफोल्डिंग अलग से बनवा रहे हैं, तो ये काम आपका नहीं है। स्पेशल ड्यूटी है वो जो स्कैफोल्डिंग इंजीनियर है या मैकेनिकल इंजीनियर है वो डिसाइड करेंगे कि स्कैफोल्डिंग की डिज़ाइन कैसी होगी, लोड कैपेसिटी कितनी होगी, यानी उसको टेस्ट कौन करेगा। ठीक, आपको जनरल स्कैफोल्डिंग जो हम बढ़ा रहे हैं यही है आपके रेंज में। मैं पढ़ाने के बाद कुछ भूल जाऊँ अगर, तो क्वेश्चन करके वो उसको क्लियर कर लीजिएगा। ऐसा नहीं कि हम बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में, कुछ चीज़ें भूल भी गई अगर, तो आप लोग खुद क्लियर कर लीजिए। ठीक, अब इसके बाद स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। स्कैफोल्डिंग समझ में आ गया ना। अच्छा, एक चीज़ और भी, ये जितनी भी हमने पढ़ी है ना, ये मॉड्यूलर स्कैफोल्डिंग, फ्रेम स्कैफोल्डिंग और क्या बोलते हैं ट्यूब एंड क्लैम्प, इन तीनों स्कैफोल्डिंग से हम ये सब बना सकते हैं, ऊपर नीचे वाली फ्रेम स्कैफोल्डिंग से और ट्यूब एंड क्लैम्प से लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी और हैवी ड्यूटी, है ना। ये इससे लाइट मीडियम ड्यूटी, फ्रेम से भी लाइट मीडियम हैवी, तीनों स्कैफोल्डिंग से तीनों तरह के बना सकते हैं। एक और कैटेगरी स्कैफोल्डिंग की, इसको बोल रहे हैं आप लोग बार बार, रोलिंग स्कैफोल्डिंग या मूविंग स्कैफोल्डिंग, है ना। स्कैफोल्डिंग वही ऐसी होती है, सेम सेम, उसमें कोई नई चीज़ नहीं है, इसमें बस व्हील लगा रहेगा, है ना। व्हील है बस एडिशनल फैक्टर, और कुछ नहीं। व्हील लग गया, इसको मूव कर सकते हैं, यही मूविंग स्कैफोल्डिंग है। क्राइटेरिया सब में बराबर है, एक्सेस उसमें होना चाहिए प्रॉपर, यानी इसमें एक्सेस है आने के लिए। ठीक, गार्ड होना चाहिए पूरा पूरा प्रॉपरली गार्ड है इसमें। जो वर्कर भी साथ में है, इसका फोल्डर भी है, इसको हटा दिया होता, इसने पीपी नहीं पहना हुआ, इसको ऐसे हटा दिया से। ये इसका फोल्डिंग है ना, अच्छा काम किया आपने। ये भी
देखिए ये इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग आप बोला ना, इसका इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग, सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग, जो सेल्फ स्टैंडिंग है स्कैफोल्डिंग, इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग जैसे ये है, इसको कोई सपोर्ट नहीं है, सब इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग है, ठीक। ये सब अभी यही बगल में कोई बिल्डिंग है बहुत हाई राइज पे, अब आपने इसको कनेक्ट कर दिया, अगर किसी बिल्डिंग से सपोर्ट दे दिया ताकि वो गिरे ना, वो सपोर्टेड स्कैफोल्डिंग हो जाएगी। इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग चाहे रोलिंग स्कैफोल्डिंग, सबका क्राइटेरिया क्या है? एक तो पूरा गार्डेड होना चाहिए, कोई आदमी इधर से गिरे ना, और ये भी इतना मजबूत होना चाहिए कि जो इसका सबकी एक कैपेसिटी है। गार्डेल की कितनी कैपेसिटी, कुछ आइडिया है आपको? 200 वॉट अगेन, तो आप किलोग्राम में बात करिए, 100 kg, यानी अगर आपको जर्क लगे 100 kg का, तो ये कैपेसिटी यानी टूट ना जाए। फॉर गार्डरेल, जो ये गार्डरेल है, ये क्या है? मिड रेल है, ये क्या है? टो बोर्ड। ये गार्डरेल, ये मिड रेल, ये टो बोर्ड, इसमें लिखा भी है ना, गार्डरेल की हाइट यहाँ पे लिखी हुई है, मिड रेल की और टो बोर्ड की। मिनिमम हाइट टो बोर्ड की एज पर ओशा जो है वो 3.5 इंचेस है। इसको आप पूरा कवर कर सकते हैं, टो बोर्ड के यहाँ से यहाँ तक ला सकते हैं, पूरा कवर भी हो सकता है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि ऐसा नहीं कि यही होगा स्कैफोल्डिंग। आप यहाँ पे देखिए, गार्डरेल है, मिड रेल है, अरे टो बोर्ड यहाँ पे है, तो फिर ये क्या है? सर वो हाइट के हिसाब से किया गया सर। कोई ज़रूरी नहीं है, इसमें भी कर सकते हैं आप। देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट लॉ आपको बताता है, ये इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपके ऊपर है, उसको और अच्छा करना चाहें है ना, टूअर एक्सेलेंस, आप बढ़ा दीजिए। गार्डरेल या अपर गार्डरेल, लोअर गार्डरेल, मिड रेल, टो बोर्ड, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये इससे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपने यहाँ पे एक एडिशनल, अब आपने यहाँ पे पूरा नेट कर दिया या एक गार्ड और बढ़ा दिया तो वो और अच्छा हो गया। इससे कम नहीं होना चाहिए, बढ़ने को आप पूरा कवर कर लीजिए, ठीक है ना। ये भी आपको दिमाग में होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि वैसे 2 ही 3 होना चाहिए, इसके बढ़ा, अगर ज़रूरत पड़े तो आप बढ़ाइए, बल्कि बढ़ाना चाहिए, अगर आपके पास है तो ज़्यादा अच्छा गार्ड करना चाहिए, ठीक। इसमें टैग लिखा हुआ है क्या है? अच्छा ये एक्सेस है, ये गार्डरेल है, ये मिड रेल है, ये टो बोर्ड है। उसके बाद ये क्या है? ये ब्रेस है, क्रॉस, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद ये क्या है? स्टैंडर्ड है। ये क्या है? लेजर है। और ट्रांसम इसमें तो है ही नहीं। यहाँ देखिए झांके, ये इसमें भी है, मैं दिखाया इसको इसलिए नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें फ़र्क क्या है ना, ठीक। इसमें 3 ट्रांसम लगा रखे हैं इन्होंने, ठीक। और इसमें भी इसका ट्रांसम लगा हुआ है। दोनों में फ़र्क क्या है? नहीं, वो तो ट्रांसम का मतलब यही होता है, प्लैंक को सपोर्ट करते हैं, ट्रांसम प्लैंक को सपोर्ट करते हैं। तो ये सपोर्ट कर रहा है इसमें कि नहीं? फिर से देखिए, ऐसे ऐसे लगा हुआ है, प्लैंक भी ऐसे लगा हुआ है, तो सपोर्ट कहाँ कर रहा है? उसको ऐसे लगना चाहिए, नीचे से अगर ऐसे लगता तब तो सपोर्ट करता, इसमें लगा हुआ है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको जानना चाहिए। ये ट्रांसम सही लगा हुआ है, ये गलत लगा हुआ है। इसमें लोड बेरिंग, क्योंकि ये प्लैंक के ऊपर सारा लोड जा रहा है, इसमें ट्रांसम के ऊपर लोड नहीं जा रहा है, तो अगर लोड इसमें बढ़ गया ये क्रैक हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, समझे आप? ये डिफरेंस क्लियर है? तो ट्रांसम जो लोड बेरिंग लेजर कह लीजिए इसको आप, लोड बेरिंग लेजर वही ट्रांसम होता है, बाकी साइड में जितना भी है वो रनिंग वो सब लेजर है। स्टैंडर्ड, इसको स्टैंडर्ड भी बोलते हैं, पोस्ट भी बोलते हैं, है ना। ये लेजर भी है, पैरेलल। इसके अलावा ये क्या है? ये क्रॉस ब्रेस। क्रॉस ब्रेस का मतलब क्रॉस कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ नहीं, इस स्टैंडर्ड से इस स्टैंडर्ड को जोड़ रहा है, ये स्टैंडर्ड से इसको जोड़ रहा है, यहाँ से इसको जोड़ रहा है, और यहाँ से ये इसको जोड़ रहा है, यानी चारों तरफ से हर स्टैंडर्ड दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ट्रांसम ने, क्रॉस ब्रेस ने स्ट्रक्चर को पूरा, यानी अगर लोड यहाँ पड़ेगा तो लोड यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पड़ेगा लोड तो यहाँ भी पूरे में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्रॉस करके इसने सबसे कनेक्ट कर दिया। तो अब एक लोड बेरिंग कैपेसिटी इसकी बढ़ गई, लोड इवनली डिस्ट्रीब्यूट भी हो गया, और स्ट्रक्चर भी रिजिड हो गया, थोड़ा सा लूज नहीं रहेगा,
ब्रेसिंग का बहुत फ़ायदा ये भी है, वरना अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो हिलता रहेगा, तो ऊपर आदमी वो घबराता रहेगा। ये फ़ायदा है इसका फोल्डिंग, ये ब्रेस का। एक्सेस, इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग है कोई भी, एक्सेस बहुत ज़रूरी है। एक्सेस प्रॉपर होना चाहिए, मेटल का हो चाहे नॉन मेटल का हो, है ना। प्रॉपर एंगल होना चाहिए। एंगल कितना होना चाहिए? 75 या 1:4। 1:4 का मतलब ये प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है ना, या ये प्लेटफॉर्म है, ये 1 और ये यहाँ तक 4, ये इसके ऊपर जो है एडिशनल है। 1:4 यानी जितना, अगर ये 1 मीटर है तो ये 4 मीटर तक जा सकता है। या ये एंगल जो है ये वाला, ये 75 डिग्री एंगल हो जाएगा, ठीक। चाहे 1:4 बोलिए चाहे 70 डिग्री एंगल, ठीक। और ये प्लेटफॉर्म से हमेशा 3 रंग्स, 1 2 3, ये 4 है। और अच्छी बात है 3 रंग्स यानी 3 या 1 मीटर के कह लीजिए प्लेटफॉर्म से ऊपर हो, क्योंकि आदमी वो उसके लिए ज़रूरत है कि आप वहाँ से पकड़ के आराम से आ जाएँ और पकड़ के चढ़ जाएँ, एक्सेस के लिए। प्लस अगर कहीं ओपन एरिया है तो वहाँ पे पहचान के लिए भी है कि प्लेटफॉर्म से 1 मीटर ऊंचा निकला है तो दिख रहा है आपको, वरना नहीं दिखेगा, तो इसलिए भी, तो दूर से पहचानने के लिए भी है, प्लस उसको सपोर्ट के लिए भी है। ये क्या है आपका एक्सेस। इसका फोल्डिंग, इसमें क्या फ़र्क है? देखो ये 3 अलग अलग टाइप की हैं। ये डिपेंडेंट है, वो कैसे मालूम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट है? सपोर्ट है। क्या सपोर्ट तो किसी का नहीं है इसका ना, हमने बताया स्ट्रक्चर से सपोर्ट चाहिए आपको, किसी स्ट्रक्चर से सपोर्ट तो नहीं है। देखिए इसका फोल्डिंग का एक सेफ्टी रेशो होता है, क्या होता है वो? 1:4, यानी जो मिनिमम बेस है उसका 4 गुना इसका फोल्डिंग जा सकती है हाइट पे, मैक्सिमम टोटल हाइट। जैसे ये इसका फोल्डिंग बेस अगर ये 1 मीटर है तो ये मैक्सिमम 4 मीटर तक जा सकती है, ठीक। टोटल हाइट, यहाँ तक की हाइट बात नहीं हो रही है, ये हमारा सेफ्टी रेशो है। अब इससे ज़्यादा अगर हो रही है तो फिर आपको एडिशनल सपोर्ट चाहिए, ठीक। अगर ये 1 मीटर है तो ये कितनी जाएगी? 4 मीटर। ये 1.5 मीटर है तो ये 1 मीटर है, ये 1.5 मीटर है तो हाइट कितनी जाएगी? मिनिमम बेस की बात हो रही है। देखो ये भी बेस है, ये भी बेस है। ये बेस 1 मीटर बोला मैंने, ये मैंने 1.5 मीटर बोला। मिनिमम बेस कौन सा है? 1 मीटर है, तो हाइट किसके हिसाब से चलेगी? मिनिमम बेस के हिसाब से चलेगी, है ना। ऐसा नहीं कि 1.5 मीटर है तो वो भी बेस उसके हिसाब से लेके चलेंगे, नहीं। जो मिनिमम बेस है उसके हिसाब से मैक्सिमम 4 मीटर या 4 टाइम्स जा सकती है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप नापेंगे, स्केल है तो स्केल लिया, मैं नाप के बता देता हूँ। मैडम से इसका स्केल लिया, तो मैं चाय पी लूँ। चाय पीने इसलिए ज़रूरी, गला मेरा ख़राब है। जैसे ये इसका फोल्डिंग है, देखिए इसका रेशो नापिए कितना होगा, तो इसको तो सपोर्ट की ज़रूरत है ना, तो ऐसा तो गिर पड़ेगा, है ना। ये इसका फोल्डिंग इसी को देख लीजिए, यहाँ से हटा दीजिए, अभी आप हटा लीजिए यहाँ से, मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर, ऐसे इसको भी हटा लीजिए। ये कितना है? 8.5 इंच। तो कितना होना चाहिए मैक्सिमम? 8 चौक 32 और 8.5 है ये, तो 34 इंच। ये कितना जा रहा है टोटल हाइट? 12 और यहाँ से 8, 20 इंच। ये तो ठीक है, इंडिपेंडेंस का फोल्डिंग स्टेबल भी है ना। ये तो और भी काम है, जैसे आप दिखाया तो ये अगर आपका 6 इंच है, 6.5 इंच है, ये आपका टोटल 12 इंच है, ये भी ठीक है। लेकिन ये जो है ये आपका 6 इंच है, उसके बाद फिर ये 1 2 3 और 4 इंच, ये भी 12 36 और 4 40 इंच। ये कितना था? 6। कितना जा सकता था ये कितना है? अब ये अनस्टेबल हो गया,
इसके लिए हम क्या करते हैं, आउटरिगर। अब 12 इंच मान लीजिए, चलिए मान लीजिए अब ये 12, अब कितनी, अगर सपोर्ट बन गया अब ये, अब कहाँ जा सकती है ये कितना है 40, अभी भी 8 इंच और जा सकती है। ठीक, ये जो आउटरिगर लगाते हैं आप, ये सेंटर से नीचे से नहीं, अगर ये आपने यहाँ से बना दिया, ऐसा बना दिया तब सही नहीं है, सेंटर से या उसके नीचे से या उसके ऊपर से 50% मान के चलिए, या 50 से 60% के बीच में, यहाँ से आप सपोर्ट लेते हैं। ठीक, ये आपका स्कैफोल्डिंग, ये क्लियर हुआ बेसिक सेफ्टी रेशो। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए आप स्कैफोल्डिंग के ये इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग और सपोर्ट स्कैफोल्डिंग क्लियर हो गया आपको। ठीक, ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट स्कैफोल्डिंग फिलहाल है, लेकिन ये अनस्टेबल है, हवा का झोंका आएगा, भूकंप आएगा, बारिश होगी, आंधी चलेगी, ये सीधे जितने भी लोग होंगे सब लेके चली जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं आप, इसको आप, ये मान लिया बिल्डिंग है, इसके साथ सपोर्ट करके इसमें एंकर कर देते हैं, टाई कर देते हैं, ताकि वो अब हिले नहीं। ठीक है ना, आमतौर पे इस तरह का स्कैफोल्डिंग का एक्सेस बनाते हैं आप साइड्स पे। स्कैफोल्डिंग से आपको 4-5 फ्लोर 8 फ्लोर तक जाना है, तो यहाँ पर नीचे से स्कैफोल्डिंग से बनाते हुए लेके चले जाइए। ठीक, ये भी स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल है। देखिए स्कैफोल्डिंग बहुत सारे इस्तेमाल हमने यहाँ पे इसलिए लेके आए, मैंने कहीं मेन होल है या होल है, तो आपने इसको गार्ड रेल, मिड रेल, टो बोर्ड इसमें भी है, गार्ड रेल, मिड रेल, टो बोर्ड इसमें भी है, गार्ड रेल, मिड रेल, टो बोर्ड इसमें भी है। कोई भी आप क्या बोलते हैं 1 फुट से ज़्यादा अगर ओपनिंग है तो आपको हार्ड बैरिकेशन चाहिए, चाहे इससे करिए चाहे कंक्रीट से करिए, है ना। आमतौर पे ये आसान पड़ता है, अपने साइंस के हिसाब से हमने बैरिकेड कर दिया, साइन लगा दिया, है ना। यानी मल्टीपल फ्लोर की बिल्डिंग है, उसमें कहीं ओपनिंग है, 1 फुट की है, आधे फुट की है, 4 फुट की है, 10 फुट की है, किसी वजह से, तो आप उसका फोल्डिंग से पूरा घेर देते हैं, तो गार्ड रेल, टो बोर्ड, मिड रेल सब बना देते हैं मल्टीपल। ये लाइट टावर मैंने बताया इसका, ये स्कैफोल्डिंग अलग टाइप की है थोड़ी सी, है ना। इसमें क्या खासियत है, क्या फ़र्क है इसमें? सर वो बिल्डिंग के आउट मतलब साइड में बाहर क्या कहते हैं इसको? कैंटिलीवर कौन सा है? निकला हुआ ये कैंटिलीवर की फोल्डिंग, मान लिया बिल्डिंग है, ये छत है ना, मैं बता रहा हूँ खाली ऐसे। अब काम करना है आपको बाहर का, तो आप इसमें से तो नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सपोर्ट दिया और इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने के लिए, लोड बेयर करने के लिए आपने कैंटिलीवर लगाया और बना दिया। उसके बाद ये और ऊपर थोड़ा सा ले गए, छत में से टाइट कर दिया, नीचे स्क्रू जैक से ज़मीन में टाइट कर दिया, चारों तरफ को टाइट कर दिया। अब ये बाहर भी निकला हुआ है और बैलेंस भी है। कई बार अंदर काम करना होता है तो इस पे लोग काउंटर वेट भी रखते हैं, है ना। वो जो स्कैफोल्डिंग इंजीनियर है ना, वो डिसाइड करेगा कितना काउंटर वेट एक आदमी के लिए प्लस कितना लोड के लिए। ठीक, ये तो मोटा मोटा क्लियर हो गया ना। स्कैफोल्डिंग बनाने के लिए इसमें सब में एक कमी है, सब में टैग, तो खैर इसमें टैग लगा हुआ है वैसे, ये देखिए ये टैग है ना, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। एक चीज़ नहीं इसके अंदर, सोल बोर्ड इसमें है, लेकिन वो ठीक नहीं, मार्शल कह लीजिए, सोल बोर्ड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, ये है लेकिन सही नहीं। क्यों सही नहीं है? मिनिमम क्या रिक्वायरमेंट है सोल बोर्ड की? 2 × 10 × 18 इंचेस, यानी ये जो इसका साइज है मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम 2 इंच मोटा होना चाहिए, जैसे ये है। ठीक, ये 2 इंच मोटा, 10 इंच चौड़ा और 18 इंच कम से कम। ठीक, ये बाकी पूरा कवर हो, बहुत अच्छी बात है, यानी यहाँ से तक हो, कोई इशू नहीं, लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक, ये भी क्लियर है। अब इसका प्रोसेस जानते हैं किस तरह से बनाई जाती है ना।
बेसमेंट। कंपोनेंट्स भी हमको नहीं मालूम अभी। इसका फोल्डिंग के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? बेस प्लेट, जी मर्सिल, बेस प्लेट, नीचे से ही एक तरफ से, बीच में मिक्स नहीं करिए। सोल प्लेट, मर्सिल, बेस प्लेट, मर्सिल, एक मिनट, आप बताइए क्या बोल? मडसिल, मर्सिल, आप बताइए। मर्सिल के बाद सर फिर वो बेस प्लेट, स्क्रू ठीक, फिर नहीं स्क्रू जैक, फिर स्टैंडर्ड ये हो गया, फिर लेजर, ये सब कंपोनेंट्स नहीं हुए। कंपोनेंट्स का मतलब स्टैंडर्ड हो गया कंपोनेंट, लेजर हो गया कंपोनेंट, बेस प्लेट एक कंपोनेंट हो गया, सोल प्लेट एक कंपोनेंट हो गया, स्क्रूज एक कंपोनेंट हो गया, क्लैंप इसका हो गया। क्लैंप, ये भी क्लैंप है, ये भी क्लैंप है ना। एक पाइप इधर से, ये है पाइप। कैसे भी होता, आपने क्या किया, इसको ऐसे करके फिक्स कर दिया, और दूसरा ये 90 डिग्री पे है, देखिए इसको 90 डिग्री क्लैंप भी बोलते हैं बहुत से लोग, राइट एंगल क्लैंप भी बोलते हैं। एक पाइप आपने यहाँ से ऐसे डाला, तो ये ऐसे और ऐसे जब बोलेंगे तो ये 90 डिग्री का, ये फिक्स यानी अच्छा हटा दीजिए। इसमें दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों की चीज़ है, क्या है फ़र्क? हाँ, ये 90 डिग्री वाला नहीं है, ये घूम सकता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, घूम जाएगा। तो ये कौन सी है? स्विvel कपलर है ना, क्लैंप। अच्छा, इन दोनों में एक फ़र्क और भी है, क्या? मेटल नहीं, तांबा का नहीं, वो रंग क्यों लगाया फिर से? वो स्टील है और ये जो है फोर्ज है ना, फोर्ज मतलब ये ढला हुआ है, वही है, ये फास्ट आयरन है और वो स्टील है। और ये प्लेट से कट करके मोल्ड किया हुआ है ना। प्लेट, एक प्लेट थी, उसमें से घुमा का ऐसे से डाला प्रेशर से, इधर मुड़ गया सब। ठीक, दूसरा इसकी कैपेसिटी का ही फर्क है, यानी हाई ड्यूटी है, ये लाइट ड्यूटी है, और ये सब इसमें लिखा हुआ सबका। मैंने बताया लीगल स्टैंडर्ड, इसमें लीगल स्टैंडर्ड क्या लिखा हुआ है? EN 74, नेट पे चेक करिए, आपको पता लगेगा EN 70 का मतलब क्या है ना। फोर्ज है, दूसरा ये क्लास ए है। क्लास ए, अच्छा जी, अब ये हो गया। इसके अलावा और भी बहुत तरह के क्लैम्प्स आते हैं, क्या हुआ है ना। जैसे ये प्लैंक है, प्लैंक को आपस में पकड़ने के लिए यहाँ से मान लिया आपने ट्रांसम जा रहा है, नीचे से आपने वो क्लैंप लगाया और दो इस तरह से फंसा देगा, टाइट कर दिया आपने, तो प्लैंक्स को पकड़ लेगा आपस में, एक इधर से एक इधर से, यानी कांटा बना लेगा और दबा देगा। ऐसे आप सब प्लैंक्स को, वो भी क्लैंप डिफरेंट, वहाँ पे लिस्ट बनी हुई बहुत तरह के क्लैंप्स की। दो क्या बोलते हैं, पाइप्स को जोड़ने के लिए, ट्यूब्स को जोड़ने के लिए भी क्लैंप आता है। मान लिया ये दो, ये है वीरेंद्र, इसको पकड़िए। अब ये इसको आपने जोड़ना है ऊपर से, तो एक दो तरीका ये है कि ऐसे पकड़ लीजिए, बल्कि ऐसे घुमा लीजिए। अब एक ये है, एक ये है। इसको जोड़ने के लिए आप क्या करते हैं, या तो ऊपर से कोई क्लैंप हो, पूरा दबा दे, है ना, या फिर अंदर से कुछ हो, दोनों को उसको टाइट कर दे। तो ऊपर वाला जो है वो स्लीव कहते हैं ना, ये स्लीव है ना, ऊपर से तो स्लीव कपलर कहते हैं, स्लीव कपलर। और अंदर से जो होता है वो क्या पड़ रहा है उसमें, जॉइंट पिन नहीं, तो नहीं, सब तो स्कैफोल्ड क्लैंप ही है, अलग अलग तरह का जॉइंट पिन। जॉइंट पिन बाहर से जोड़, ठीक नहीं, बाहर जोड़ता है जो स्लीव कपलर, अंदर से अंदर लगाएंगे इधर में, और अंदर से वो उसको जब टाइट करेंगे वो फैल जाएगा। तो जैसे आप उसको टाइट कर देंगे वैसे वो फैलता चला जाएगा, तो वो उधर से दबा देगा, इधर से दबा देगा, तो तब भी जुड़ जाएगा। दोनों तरह के कपलर हैं, और भी बहुत तरह के कपलर हैं। बीम क्लैंप होता है,
है ना, लिस्ट है वो लंबी चौड़ी, उसको बाद में देखेंगे। अभी तक जो पढ़ा है उसको कुछ कन्फ्यूजन, कुछ पूछना हो? नहीं। अब स्टेप बाय स्टेप स्कैफोल्डिंग बनाने के लिए, स्कैफोल्डिंग का पहला स्टेप क्या होता है बनाने का, आपको एडिट करना है तो जी हाँ, ग्राउंड, पहले ग्राउंड को आप सर्वे करेंगे कि ग्राउंड किस तरह का है और आपकी स्कैफोल्डिंग किस तरह की है। अगर लाइट ड्यूटी है छोटा छोटा तो इशू दूसरा है, लेकिन आपको वो हाई राइज लेके जाने हैं या हैवी ड्यूटी स्कैफोल्डिंग तो वो आप मिट्टी उट्टी में इस तरह से नहीं कर सकते, लाइट ड्यूटी को भी मिट्टी में नहीं कर सकते। तो पहले आपको ग्राउंड को लेवल करना है बराबर और उसको फिर कॉम्पैक्ट करना है, पानी उन्हें डाल के अच्छी तरह से मजबूत करना है ना, लेवल भी करना है और कॉम्पैक्ट भी करना है ना, ठोस बनाना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, मड सिल, मड का मतलब कीचड़ है ना, तो सोल बोर्ड कह लीजिए, चाहे जूते का सोल होता है, बहुत सारे नाम अलग अलग हैं, तो सोल बोर्ड कह लीजिए, बोर्ड है ये बोर्ड है नहीं, ये बोर्ड है, सोल बोर्ड नहीं, स्कैफोल्डिंग का सोल, या मड पे रहता है, कीचड़ पानी में रहता है तो इसलिए भी वो मड सिल भी हो गया, ठीक है ना। तो पहला आपका क्या है, लेवलिंग, कॉम्पैक्शन, मड सिल। अच्छा, अगर हार्ड ग्राउंड है, कंक्रीट ग्राउंड है, मजबूत ग्राउंड है तो आपको फिर वो क्या बोलते हैं, मड सिल की ज़रूरत नहीं पड़ती, डालिए तो अच्छी बात है, नहीं डालें तो भी मसला नहीं, क्योंकि ग्राउंड ऑलरेडी कॉम्पैक्टेड है और लेवल भी है, तो इसका ये यही काम करता है ना कि लूज ग्राउंड पे मजबूत करने के लिए। तो वो जो है नहीं, वेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, वो मतलब और मल्टीपल काम है उसके, तो ऑलरेडी चूँकि कंक्रीट आपका बेस है तो उसकी सबकी ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके बाद क्या करते हैं आप, बेस प्लेट लगाते हैं। बेस प्लेट तो थी यार कहीं रखी हुई, अच्छा वहाँ लगी हुई है, उसमें होगी नहीं है ना। बेस प्लेट, बेस प्लेट के बाद, बेस प्लेट क्या होती है, एक नॉर्मल ऐसी लोहे की प्लेट होती है 15 बाई 15 mm की है ना, 4-6 mm की मोटी, उसी में बीच में एक पिन लगा रहता है। हाँ इधर ले, इधर से ये है ना, ये प्लेट है, उसके बाद अंदर ही पिन रहती है, इसी में ये आप डालते हैं। लेकिन उसके डालने से पहले आप बीच में क्या करते हैं, जॉइंट पिन या सॉरी वो स्क्रू जैक डालते हैं, ठीक है ना। तो बेस प्लेट लगाया आपने, फिर कई बार बेस प्लेट के साथ जुड़ी हुई स्क्रू जैक आती है ना, ऐसा भी होता है, अलग अलग भी हो सकता है, जुड़ा भी हो सकता है। तो बेस प्लेट हो गया, फिर आपने वो स्क्रू जैक लगाया, उसके ऊपर एक स्टैंडर्ड लगाया या पाइप जो भी है, पोस्ट लगाने के बाद अब आपने 4 बेस प्लेट लगा दी, 4 पोस्ट खड़े कर दिए, फिर आप लेजर लगाएंगे है ना। चारों को जब लगा लेंगे तो एक स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा छोटा सा, ठीक। ये एक टायर है, ये देखिए इसमें ये 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर, 4 टायर, टियर कह लीजिए आप, रेलवे में जाते हैं ना ट्रेन में 3 टियर का मतलब क्या होता है, सोते हैं ना, लोअर बर्थ, मिडिल होती है, वही टियर है। 2 टियर होती है तो उसमें, तो इसमें क्या है, एक प्लेटफॉर्म, दूसरा प्लेटफॉर्म, तीसरा और चौथा, ठीक। तो इसी तरह से तो जब पहला टियर आपका पहुंच गया है ना, ये लेवल आ गया, तो जैसे ही आपने ये बनाया ना, यहाँ पर पहले क्या करेंगे आप, वो आ गया ये लगा देंगे, ये जो होल है ना, ये पाइप के हिसाब से ही है। तो जैसे आपने लेजर लगाया पहला एक्सेस के पास, ये लगा दिया, अब वो निकलेगा नहीं, ये लगा दिया लेजर, ये नहीं लगाया अभी, सिर्फ ये। इसमें क्या लिखा हुआ है, डेंजर, डू नॉट यूज स्कैफोल्ड, इट इज इनकम्प्लीट स्कैफोल्ड, अनसेफ स्कैफोल्डिंग, जो भी बोलिए आप, ठीक। पहला आपका जब मामला हो गया, अब आपने ये और ये बना दिया स्ट्रक्चर, थोड़ा सा बेसिक खड़ा हो गया। उसके बाद आपने इसके प्लैंक रखे, एक्सेस बनाया, थोड़ा सा एक्सेस बनाया, उस पर चढ़ गए, फिर दूसरे टियर में जब पूरा प्लेटफॉर्म बना लेंगे आप है ना, प्लेटफॉर्म बनाने के बाद गार्डरेल पूरा, यानी पहले ये बनाएंगे, फिर एक्सेस आपने लगाया, यहाँ से आपने नीचे से आपने सपोर्ट किया है एक्सेस को, यहाँ से भी सपोर्ट कर सकते हैं।
उसके बाद फिर आपने यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाया। प्लेटफॉर्म बनाने के बाद आपने गार्ड रेल, मिड रेल, टोबोर्ड सब बना दिया, पहला टियर कंप्लीट हो गया। ऐसा नहीं है कि आपको अगर 4 इसके फोल्डिंग बनानी है तो आपने पहले स्ट्रक्चर बनाया फिर बाद में प्लेटफॉर्म बनाना शुरू किया। एक स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, एक टियर कंप्लीट होगा पूरा, फिर दूसरे टियर पे आप जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि पहले पूरा बना लेते बाद में सब में लगा लेंगे प्लेटफॉर्म। एक टियर कंप्लीट हो रहा है, एक टियर में पहले पूरी इसकी एक्सेस, प्लेटफॉर्म, गार्डरेल, मिड रेल, टोबोर्ड सब कुछ लगा लिया। अब इसके ऊपर वाले पे जाइए, उसको कंप्लीट करिए, फिर उसके ऊपर जाइए स्टेप बाय स्टेप। ठीक, जब ये हो जाएगा फिर आप क्या करेंगे, ब्रेस लगाएंगे पूरे में। ब्रेस का मकसद मालूम है क्या होता है? स्ट्रक्चर लोड भी डिस्ट्रीब्यूट करना और स्ट्रक्चर को इंटेक्ट करना। ये मेरे ख्याल से बहुत मोटी मोटी बातें हो गई। और कुछ इसमें मेरे ख्याल से समझने वाली चीज़ तो बची नहीं। जो आदमी इसका फोल्डिंग पे काम करेगा वो फुल पीपी में काम करेगा, है ना। आपका फुल पीपी मतलब बेसिक पीपी आपका ये है, प्लस अगर आप हाइट पे जाएंगे तो आपको भी पूरा हार्नेस पहनना है। यहाँ पे कुछ चीज़ें आप देख रहे हो नहीं, ये क्या है? ये तो स्नैप हो गए। ये क्या है? ये है, और इसे हम पोजिशनिंग डिवाइस कहते हैं, है ना। ये तो स्नैप होकर कहीं भी हुक करना है आपको, है ना। ये आपके जो है पोजिशनिंग डिवाइस, इसको जो है आप इसमें से इसको आपने बॉडी को इस तरह से पास किया। जब आप हार्नेस पहनते हैं ना तो उसमें आपने मान लिया हाइट पे काम करना है कहीं, तब बात हो रही है, हर जगह नहीं। आपने इसको यहाँ से अब ये निकलेगा नहीं, तो जैसे जितना भी आपको करना है ये आपने हुक लगाया और ये करके, जो कि बॉडी में आपका लगा रहेगा उसमें हार्नेस में, तो आपने जैसे टाइट करना है आपको, जितना टाइट करना है टाइट करके आप अपने आप को पोजीशन दे सकते हैं। एक ये है, एक चीज़ ये भी है, ये यहाँ पे ले आया लेकिन हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये क्या है? नहीं, ये रोप ग्रैब है, फॉलेस्टर भी है, लेकिन मेन ये रोप ग्रैब है। आपका हाइट, मान लिया ये हाइट है, जाना है आपको, ऊपर काम करना है, साइड पे काम करना है, तो ये दोनों का काम एक ही जैसा देखने में। इसमें फ़र्क क्या है, ये रोप उसमें से लेके आते हैं, इसमें जगह नहीं है डालने के लिए। यानी अगर आपको नीचे से जगह नहीं मिली डालने के लिए तो आप नहीं कर सकते। इसको ये ओपनेबल है, यहाँ से आप दब रहा है। नहीं, पिन निकल जा रही है ना, फंस रही। नहीं, बस हो गया। तो आपको जहाँ भी जाना है, या आपके ये आपका जो हार्नेस पे वो लगा रहता हुक, उसमें हुक किया आपने, उसके बाद इसको अपने रोप में जहाँ से भी आप डालना चाहें डालकर ऐसे, और आपने रोप जो है पिन बाबा आया जी बाहर। अब ये जैसे आप जाना, ऊपर जाना है, जहाँ बोलेंगे वहीं ब्लॉक हो जाएगा। काम दोनों का एक ही जैसा है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ये आप कहीं से भी आप उसको ग्रैब कर सकते हैं, और वो नीचे से ही है, तो वो उसको पोजिशनिंग डिवाइस कहते हैं।
और ये आपका रोप ग्रैब हो गया, ठीक है। इसको हटा दीजिए। ये सब रिक्वायरमेंट पे जैसी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से स्कैफोल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, अब एक चीज़ और भी बनने जा रहा है, कुछ टूल्स इक्विपमेंट्स भी आप जान लीजिए। जैसे स्कैफोल्डिंग क्लैंप, आपको जो उसमें कभी टाइट करना हो उसके लिए इस्तेमाल करता है। आपके पास टूल किट होती है पूरी, टूल किट में आपके पास स्कैफोल्डिंग के जितने भी डिवाइसेस होते हैं ज़रूरत पड़ सकती है वो उसको टांगे रहते हैं, हाथ में लेके नहीं चलना होता, सब टंगा हुआ है, कहीं भी जाना है, हार्नेस पहनी हुई है, निकाला आपने, टाइट कर दिया, ये है। साथ में एक लेवल, आमतौर पे मेटेलिक होता है, वो सॉरी मैग्नेटिक होता है, कहीं भी आप डालेंगे तो ये खड़ा हो जाएगा, है ना। छोटा सा, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि जब आप स्कैफोल्डिंग शुरू करते हैं ना, उसी वक्त से आपको इधर 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 लेवल मेंटेन होना चाहिए, एकदम प्लम होना चाहिए, 180 and 90 है ना। इसलिए कि अगर ज़रा सा यहाँ पे एक एंगल के एक डिग्री डिफरेंस होगा, उसका फोल्डिंग धीरे धीरे तिरछी होते होते एकदम किनारे चली जाएगी, और ये सीधा न जाकर ऐसी तिरछी चलेगी और एंगल बन जाए। तो इसीलिए इसका फोल्डिंग बनाते टाइम हर वक्त जहाँ कुछ किया फट से लगा दिया, है ना। आप उस हिसाब से स्क्रू जैक से एडजस्ट कर लीजिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसकी बेस में, जब शुरुआत करते हैं उसी वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद आप इसका फोल्डिंग, ये जो क्या बोलते हैं, लेवल लगाया, वहीं पे चिपका दिया, बढ़ाते गए, लगाते चले गए, ना ऐसे ना ऐसे ना ऐसे, किसी भी नहीं, एक्स वाई जेड किसी में भी आपका ये लेवल चेक करते रहना। ग्लव्स पहन के काम करिए हमेशा, हार्नेस, हेलमेट, सेफ्टी शूज़, अगर ज़रूरत पड़े पंचिंग डिवाइस, सब चीज़ साथ में रहे हमेशा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और कोई चीज़, एक चीज़ और भी है। मान लिया अभी तो प्लेन ग्राउंड की बात हो रही है, ठीक है ना। प्लेन ग्राउंड में आप इसका फोल्डिंग बना लेते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा स्लोप है, तो क्या करेंगे? इसका फोल्डिंग आपको बनानी है उसमें जी। यहाँ पे एक तरीका दिया हुआ है, कहाँ गया, उस तरफ, ये यहाँ पर, इधर आइए, है ना, ये देखिए, ये लेवल दिया हुआ ना आपका। अब एक तो ये है कि लेवल तिरछा है तो आपने अलग दिया, बेस प्लेट टेढ़ी हो गई। एक ये है कि वहाँ पे आपको उस जगह पे लेवल करना है, ये आप इस तरह से कह लीजिए। आप ये ग्राउंड है, तो आप ऐसे बेस प्लेट लगाते जाएंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगी, ये सब ये ऐसे जाएगा। दूसरा तरीका कि आप यहाँ पे कट करिए, यहाँ पे लगाइए प्लम, फिर यहाँ पे कट किया आपने, यहाँ पे लगाया, उसके बाद फिर यहाँ से इसको किकर, इसको कहते हैं किकर लिफ्ट, सबको जोड़ दिया एक लाइन से ताकि वो इधर से हिले नहीं। उसके बाद आपने जब ये सब लेवल पे आ गया, फिर आपने जो चाहे बनाया, ऐसे बनाना है, ऐसे बनाना है, इसका फोल्डिंग बना जैसे बना दिया। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना है। अच्छा, बोर्ड की बात आई तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए, जब आप इसका फोल्डिंग में इसका काम करते हैं स्ट्रक्चर में, तो बेसिक लेवल की इसका फोल्डिंग बनानी आपको आनी चाहिए। मैं बताया भी एक बार ना, आसान तरीका कैसे बनानी है, बर्फी बना के, है ना। इसलिए कि जितना अच्छी तरह से आप ये बना लेंगे, जितना फास्ट बना लेंगे, अगला आदमी उसी तरह से, चूँकि ज़बानी बात नहीं होती, बहुत सी जगह समझाना पड़ता है। ड्राइंग में फील्ड में खड़े हैं, आपको ऐसे बनाई, कैसे, लाओ पेपर बना के दिखा दिया। बेस इंटरव्यू में पूछते हैं कई बार, स्कैफोल्डिंग आप सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, अच्छा स्कैफोल्डिंग कोर्स क्या है, ज़रा एक बेसिक स्कैफोल्डिंग बना के दिखाओ, इंडिपेंडेंट, 2 टियर की, 1 टियर की, तो क्या बने। आपको मालूम है कि सब गार्ड रेल बनाना है, मिडल सब टोबोट बनाना है, एक्सेस बनाना है, सब कुछ बनाना है, मालूम है, लेकिन बनाना आना चाहिए। तो ड्राइंग पूछना तो क्या करेंगे फिर आप, जैसे मान लिया एग्जाम्पल के तौर पर, मान लिया आपने बर्फी ऐसी होती है ना, 2 बर्फी बना दीजिए, जल्दी जल्दी बना दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, 1 टियर हो गया पूरा। फिर नीचे आपने क्या किया, सबको थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया, यहाँ पे ऐसे बना दिया ताकि क्या है, ये स्क्रू जैक है ना। फिर यहाँ पे आपने बेस प्लेट, ये क्या है, सोल बोर्ड। उसके बाद आपने यहाँ पे बढ़ा दिया एक थोड़ा सा,
इसको कनेक्ट कर दीजिए आपस में, गार्ड रेल मिड रेल, तो बोर्ड बन गया। यहाँ थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, यहाँ बढ़ा दीजिए, यहाँ पर आपने स्कैफोल्ड एक्सेस बन गया। यहाँ पर आपने प्लैंक्स हो गए, ये आपने बनाया बीच में क्या है, ट्रांसम बना दिया। ठीक, ये आपने बना दिया, इतनी सिंपल है। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस से सीख जाएंगे आप, लेकिन आपको ये आनी चाहिए, है ना। 2 टियर की बनानी है तो इसको डबल कर दीजिए, 2 या 3 बर्फी बना दीजिए, एक के ऊपर एक, है ना, जैसे चाहे बना सकते हैं। ओके, ये तो क्लियर सब बातें हो गई ना। एक बार इधर आइए, यहाँ पर जो पार्ट्स हैं इसके फोल्डिंग के, उसको देख लेते हैं। इसमें क्या क्या है, इसके फोल्ड ट्यूब्स हैं, सिंगल कपलर है, कैस्टर व्हील। हाँ, एक चीज़ रोलिंग इसके फोल्डिंग पे रह गई थी, इसमें व्हील रहते हैं। व्हील जो है लॉकेबल होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आपने लगा दिया और हवा आई तो सब साथ में चल दिए ना, पूरा कारवां साथ में चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी इसके फोल्डिंग बनेंगे इंडिपेंडेंट के फोल्डिंग, तो यहाँ पर आपको रोलिंग से फोल्ड व्हील होते हैं, कैस्टर व्हील, और उसमें स्पिंडल के साथ दबाया वो लॉक हो गया, और सारे लॉक होने चाहिए। अच्छा तरीका ये है कि डबल लॉक हो, यानी जैसे व्हील है, व्हील कमर पे पूछे रखी हुई व्हील, देखिए जरा बोले, तो व्हील जो है ना, एक तो यहाँ पे आपने ब्रेक लगा दिया दबाकर, दूसरा साइड में जो व्हील है ना, फेस इस तरह से, व्हील है और ये आपका लॉक है ना। ऐसे ही होता है ना व्हील तकरीबन, मतलब अच्छी डिज़ाइन नहीं है मेरी ड्राइंग, लेकिन काम भरा का है ना। आपने इधर से दबाया तो खुल गई, ऐसे हो गई, ओपन हो गई, चल सकती। काम शुरू किया आपने, यहाँ से दबाया, लॉक हो गई। ये तो सिंगल लॉक है। एक होता है यहाँ पर आप क्या करते हैं, इसमें साथ में अटैचमेंट होता है, नट बोल्ट टाइप का, थोड़ा सा घुमाने वाला होता है, तो जैसे घुमाएंगे इसको, ये व्हील को यहीं से यहाँ पे लॉक कर देगा, यहाँ दबा देगा, तो इधर से लॉक है, इधर से भी लॉक है, ये डबल लॉक हो गया इधर से, है ना। इसी तरह जब इसके फोल्डिंग, जो रोलिंग्स की फोल्डिंग होती है, उसकी रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि जब काम होगा तो कोई आदमी ऊपर नहीं रहेगा, सॉरी, जब उसको मूव करना होगा तो कोई भी आदमी उसमें नहीं रहेगा, न सामान, ना आदमी, ना डाइट, न लाइव। आदमी उतरेगा, अनलॉक करेगा, पुश करेगा, जहाँ काम करना है वहाँ पे रखेगा, फिर लॉक करेगा, फिर चढ़ेगा, फिर काम करेगा। झंझट वाला काम है, लेकिन यही रिक्वायरमेंट है। हमने बाकायदा इसका फोल्डिंग का एक्सीडेंट होते हुए देखा है, मैंने उस दिन डिस्क्राइब भी किया था शाम के टाइम। छोटी इसका फोल्डिंग ही है, 1 टियर की, 2-2.5 मीटर की, 2 मीटर की, 3 मीटर की, बस। ज़रा सा होता क्या है, आपने जैसे आसमान किया तो आदमी जैसे, यही देखिए, है ना, सीधे यहाँ से ये टॉप होता है। जैसे आपने इधर मूव किया ना, कहीं भी मूव करेंगे, मान लिया इधर से मूव किया तो ये पहले इधर जाएगा, ठीक। इसलिए हमेशा व्हील लॉक हो जब काम हो रहा हो, जब मूव करना है व्हील को अनलॉक करना है, आदमी को उतरना है, पुश करना है, फिर काम करना है। ख्याल से मोटी मोटी बातें सारी हो गई हैं। उसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर रोलिंग इसका फोल्ड में तो ज़्यादा टेयर नहीं बनती हुई। नहीं, बहुत भारी भी हो जाती है, मूव करना है ना आपको, तो कितना भारी मूव कर सकते हैं आप, वही चीज़ तो बहुत लंबा इसीलिए नहीं लेके जाते। जी, ज़्यादातर 1 टियर यूज़ होती है। हाँ, 1 टियर 2 टियर बहुत चली गई तो बस, लेकिन उसको फिर मेंटेन करना मुश्किल होता है। इसलिए आमतौर पे छोटे मोटे काम करने के लिए 1 फ्लोर के लिए 3 मीटर, 1 टियर 3 मीटर 2.5 मीटर उस हिसाब से बना सकते हैं। सर रोलिंग का फोल्ड में एंड फ्रेम वगैरह सब रहता है ना? जी, एंड फ्रेम वगैरह रहता है ना? एंड फ्रेम जैसे वो पकड़ने वाला, उसी में लेडर रहती है अंदर ही अंदर। एक्सेस लेटर है, देखिए ये अंदर अंदर है ना, ये बाहर है, दोनों तरह से हो सकती है। यहाँ से आदमी आता है, इस पर बैठता है, अंदर झुकता है, निकल आता है। कई बार ऐसा होता है कि इसके अंदर जो है ना, इसके फोल्डिंग से ही वो जो सिविल कपलर आपका है, यहाँ से इसको फिक्स कर देते हैं
और मूवेबल जैसे हमने वो बनाया हुआ है, स्विvel कपलर से ही हमने इसको फ्लिप गेट बना दिया है ना। कई जहाँ ये फिक्स रहता है तो आदमी यहाँ पे आता है, यहाँ से आया, अंदर झुकाया, पैर ऊपर किया, चढ़ गया, गार्ड रेल, ऐसा भी हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि ये है, इसमें आपने नीचे आया, गेट को ओपन किया, ऊपर चढ़े, गेट क्लोज कर दिया, लॉक कर दिया, तो मतलब वो कोई जरूरी नहीं कि बाहर हो अंदर हो, कैसे भी हो सकता है। कुल मिलाकर सेफ होना चाहिए। और कुछ? सर आप बोले थे जो टैग लगाने की बताने के लिए, हाँ, टैग की बात आ गई, बिल जो टैग जो हरदम जो इसके फोल्डिंग लगी हुई है, कोई निकाल के चोरी करके उसमें लगा दे, दूसरे में लगा देता। आप बोले थे कि जब इसके फोल्डिंग जब ट्रेनिंग होगी तब हम बताएंगे टैग कैसे लगाएं। बताओ फिर क्या करेंगे। नहीं, बात तो सही है, और ये होता है जहाँ पे सेफ्टी कल्चर अच्छा नहीं होता वहाँ पर ये काम बहुत होता है। अपने इंडियन या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो लोग होते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बांग्लादेशी, सब ये बहुत करते हैं, इजिप्शियंस। जहाँ पर भी सेफ्टी कल्चर नहीं होता यहाँ पे इस तरह की चोरी होती है। अब उसका फोल्डिंग पूरे इसमें बनी हुई है, उनको एक क्लैम चाहिए यहाँ से, तो देखा कोई नहीं है, निकाला लेके चले गए, बस काम खत्म। तो ऐसा होता है। तो उसके लिए सेफ्टी का रिक्वायरमेंट कैसे हैंडल करेंगे? आप क्या करेंगे? इसके फोल्डिंग इंस्पेक्टर जो होते हैं, इसके फोल्डिंग डिपार्टमेंट वो करता है। तो देखिए, इसके लिए टैगिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। टैगिंग का ये समझ में आ गया ना कैसे लगाना है? ये टैग जो होता है उसकी ये क्वालिटी है कि जो ओरिजिनल टैग्स होते हैं वो वॉशेबल नहीं होते। आपने परमानेंट मार्कर होता है, इसमें डिटेल है इसके फोल्डिंग के, इसमें हमने भर दिया लोकेशन, रेफरेंस नंबर, रिक्वेस्ट बाय, बिल्ड बाय, डेट एंड टाइम, इंस्पेक्टर्स नेम, सिग्नेचर। लाइट ड्यूटी है, मीडियम ड्यूटी है, हैवी ड्यूटी है, स्पेशल ड्यूटी है, सब क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, उसका कोई स्पेशल हजार्ड है वो भी लिख दिया यहाँ पर। लिखने के बाद आपने, अच्छा इसमें के 2 टैग होते हैं एक साथ। जब आप आएंगे एज ए स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर जो भी आता है, तो एक टैग ये भरेगा, ऐसी एक टैग और भरेगा, तो एक तो उसमें लगा देगा, दूसरा अपनी जेब में रख लेगा। सेम रेफरेंस नंबर, हर चीज़ डिटेल, लोकेशन सब कुछ बनी हुई इसके अंदर, वो वहाँ पे रखेगा। अब यहाँ से कोई चोरी भी कर लेगा अगर, तो उसको मालूम है कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो चेक कर सकते कि हाँ ये इसका फोल्डिंग यहाँ की नहीं है, यहाँ की है, या नहीं यहाँ की है, तो पकड़ना ये तो आसान है। लेकिन मसला दूसरा, इन्होंने दूसरी बात बोली कि चोरी कर लिया है ना, तो क्या करेंगे? चोरी तो कर लिया उसने, इस तरह से तो पकड़ सकते हैं तरीका। अच्छा, इसको आप ऐसा नहीं कि उसने लिया मिटा दिया, ये जो पाउडर कोटेड होता है ये, जब आप मिटाएंगे तो थिनर से मिटेगा, मार्कर जब आप लिखेंगे, जहाँ आप मिटाएंगे वहीं से वो सब गायब हो जाएगा, तो देख के पता लगेगा अच्छा इसे तो मिटाया गया है ना। इसलिए महंगी चीज़ है, लेकिन अच्छा लेंगे। बहुत से लोग चूँकि जहाँ पैसा बचाना होता है वहाँ पे यही लेते हैं, वो प्लास्टिक को लेमिनेशन होता है, आपने लिखा मिटा दिया, दूसरे लगा दिया, एक टैग को 50 बार इस्तेमाल करते हैं। ऐसा होता है जहाँ पैसा बचाया, लेकिन वो तरीका सही नहीं है। जहाँ स्कैफोल्डिंग की चोरी रोकनी है आपको, जहाँ सेफ्टी चाहिए, वहाँ पर इसी तरह का स्टैंडर्ड चाहिए। फिर ये वीकली इंस्पेक्शन होता है इसका। स्कैफोल्डिंग जितनी भी होती है, मैंने बताया 1 घंटे से लेकर महीनों तक के लिए आप स्कैफोल्डिंग बनाते हैं। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए स्कैफोल्डिंग बनानी है तो आप फिर हर हफ्ते उसका इंस्पेक्शन करते हैं। आप नहीं, मतलब जो भी स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर है, और वो जब भी इंस्पेक्शन करता है तो उसका रिकॉर्ड रखता है। वीकली तो शेड्यूल्ड है, इसके अलावा कभी तेज़ हवा चली या आंधी आई या बहुत तेज़ बारिश हो गई या कोई भूकंप वगैरह आया, अर्थक्वेक वगैरह हल्का सा, या स्ट्रक्चर जहाँ पे था वहाँ से कोई गाड़ी गुजरी है, आपको खतरा है कि ये टकराई है, या इन सब सूरत हाल में आपको उसका फोल्डिंग को दोबारा इंस्पेक्ट करना है ना। उसका फोल्डिंग इनवैलिड हो जाएगा उसी वक्त। कई बार क्या होता है इसका फोल्डिंग, अच्छा ये ग्रीन, जब आपने चेक कर लिया पूरा सेफ है तो आप ग्रीन टैग लगा देते हैं। इसका मतलब इसका फोल्डिंग सेफ है, इस्तेमाल कर सकते हैं। सेफ है कि मतलब आप यहाँ पे हार्नेस पहनी चाहे ना पहनी, है ना, क्योंकि आपने गार्ड रेल, मिडल, टो बोर्ड, प्लेटफॉर्म, सेफ प्लेटफॉर्म, एक्सेस सब कुछ बनाया हुआ है, तो अब ग्रीन टैग इसकी अलामत है कि अब ये सेफ है, कर सकते हैं। बहुत सी जगह पे खासकर ये रिकमेंड भी है हमारी तरफ से, जितने भी लोग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर नहीं है सेफ्टी का। यूरोप में
या और अमेरिकन कंट्रीज़ में जहाँ पर बचपन से ही सब चीज़ अच्छा स्टैंडर्ड है, तो वहाँ पर लोगों को मालूम है कि किसको टच करना किसको नहीं चाहिए। इसमें अगर लिखा है ना थोड़ा डू नॉट टच, तो वो नहीं करेंगे। हमारे यहाँ सब नहीं है। एक तो पढ़ना नहीं आता इतना, दूसरा है कि मतलब निकलना चाहिए, तो वो लोग चोरी भी करते हैं, सब कहानी करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि लोग जो है अपना, तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, ये येलो वाला फेस ऊपर रखते हैं, है ना, इस तरह से ग्रीन ना करके येलो। उसका मतलब ये है, जब येलो आमतौर या लिखा भी रहता है, अगर आराम को और इसका फोल्डिंग देखो तो उसमें लिखा रहता है कि येलो। येलो का मतलब ये हुआ कि आप प्रोसेस में नहीं है, उसका फोल्डिंग ठीक है, उसके बावजूद भी आपने येलो टैग लगाया, इसलिए हजार्ड आप शो कर रहे हैं कि इसका फोल्डिंग सही होने के बावजूद भी आपको हार्नेस पहनना है, सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि उसमें सब कुछ चेक करने के बावजूद भी आपने अभी चेक किया, 1 घंटे बाद पता लगा कोई कंपोनेंट गायब है, कोई क्लैम्प गायब है, आपको ये नहीं दिख रहा है क्लैम्प गायब है, आपने हाथ रखा पता लगा नीचे आ गए। तो ऐसी पॉसिबिलिटी इसलिए है कि हमारे यहाँ कल्चर नहीं है, जो लेबर क्लास है या जो स्कैफोल्डिंग क्लास है उनको इस तरह की ट्रेनिंग नहीं है, या वर्कर्स को ट्रेनिंग इस तरह की नहीं है, या ट्रेनिंग अगर है भी तो भी उनको दिमाग से में बात नहीं रहती, क्योंकि कल्चर नहीं है, बचपन से देखा नहीं चीज़ों। तो इन पॉसिबिलिटीज़ को दिमाग में रखते हुए हम येलो टैग का इस्तेमाल करते हैं कि इवन दो द स्कैफोल्डिंग इज सेफ, वी रिकमेंड टू यूज सेफ्टी हार्नेस एंड अदर सेफ्टी प्रिकॉशंस एवरी टाइम दे यूज स्कैफोल्डिंग। ठीक, इसलिए आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। सर एक और जैसे जी, जो इंस्पेक्टर होगा बिना टैग लगे तो मतलब उसको कोई जाना नहीं है, तो इंस्पेक्शन करने के लिए कैसे ऊपर जाएगा? वही तो उसकी कॉम्पिटेंसी है, पार्ट बाय पार्ट चेक करता जाएगा नीचे से ऊपर तक। मतलब एक है कि बिना टैग लगे ऊपर नहीं जाना है, तो वो जा सकता है। ये उन लोगों के लिए है जो कॉम्पिटेंट लोग नहीं, काम करना चाहिए। उन्हीं लोगों के लिए। तो फिर यार जब टैग नहीं है तो स्कैफोल्डर बनाया कैसे, ये भी सवाल आ गया। उससे पहले फिर ये सवाल करिए ना कि इतनी बड़ी यहाँ स्कैफोल्डिंग बनाने के लिए आदमी वहाँ ऊपर जाएगा कैसे, तो टैग तो नीचे। वो सवाल उनके लिए है जो मतलब ये जो क्राइटेरिया है, जो कॉम्पिटेंट लोग नहीं है। जो कॉम्पिटेंट है उनको मालूम है क्या हजार्ड्स हैं, इसीलिए वो कॉम्पिटेंट है ना, है ना। ठीक, इसके अलावा हाँ, टैग के मामले में जो बता रहे थे आप, ये क्या करते हैं हम लोग, ये हालांकि हर आदमी का अपना अपना अलग अलग क्या बोलते हैं सिस्टम है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये स्टैंडर्ड है या ये स्टैंडर्ड है, ये सबसे आखिरी में निकाला जाएगा, क्योंकि अगर इसको निकालेंगे पूरी स्कैफोल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी, है ना। तो जो इसमें रेफरेंस नंबर है डे टाइम, वो नंबर आप यहाँ पर कहीं परमानेंट मार्कर से लगा देते हैं। एक वो जहाँ पे एक्सेस है, जहाँ सबको मालूम है, एक आप अपने आप कुछ हिडन कोड टाइप का कहीं और लगा देते हैं जो लोगों को नहीं मालूम, तो वही नंबर वहाँ भी लिख देते हैं। तो कभी कोई अगर कुछ गड़बड़ करता भी है तो आप उस नंबर को देख के कह सकते हैं कि हाँ ये स्कैफोल्डिंग डिफरेंट है। हर स्कैफोल्डिंग का अपना अलग नंबर होगा, यहाँ पे लगा हुआ है, आप भी चेक कर सकते हैं कि स्कैफोल्डिंग में टैग दूसरा लगा हुआ है ना। या अगर वहाँ पे भी कुछ गड़बड़ है तो आपको अपना कोड तो मालूम है ना, आपकी डायरी में लिखा होगा, है ना, स्कैफोल्ड डायरी में, या आपको मालूम है कि यहाँ हम एक अलग जगह हमने बना के, जो आप ही लोगों को मालूम है, वर्कर्स को नहीं मालूम। तो वो आपने चेक किया कि ये स्कैफोल्डिंग में नंबर ये है, इसमें ये नंबर ये है, इसका मतलब कोई गड़बड़ हुई है। तो ये सब भी आप करते हैं अगर यहाँ पे ऐसा कल्चर, इतना बुरा कल्चर है तो, चोरी छुपाने के लिए। ठीक, एनी मोर क्वेश्चन? जी नहीं है तो फिर अब स्टेप 2 पे आया जाए, बनाया जाए। नहीं, स्टेप 2 तो ये है ना, एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर इसको काम करें। ठीक, पानी में पी लीजिए।